हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री के साथ आज हम अपने थर्ड वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, ये वीडियो नंबर 4 है बच्चों। मानव श्रम और वाष्प की शक्ति। क्योंकि हम यह वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं और खासतौर से इंग्लैंड को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड को ध्यान में रख करके पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड अर्थात विक्टोरिया कालीन समय में ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं, इसलिए ह्यूमन लेबर्स जो वर्क कर रहे हैं वहां पर ये देखना है कि क्या क्या फंक्शंस हैं। नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, किस पीरियड्स की बात आ रही है? नो शॉर्टेज ऑफ लेबर में मजदूरों की कमी नहीं। विक्टोरिया कालीन इंग्लैंड में मजदूरों की कोई कमी नहीं। तो व्हाई इंडस्ट्रीज प्रीफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर? जब स्टीम इंजन बन चुके हैं, एक नई क्रांति आ गई है, फैक्ट्री आ गई है, तो भी विक्टोरिया काल के उद्योगपति हैंड लेबर को, ह्यूमन लेबर को ज्यादा प्रीफर्स क्यों कर रहे हैं? एक क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, व्हाई इंडस्ट्रीज प्रीफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर? या ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर प्रीफर दैन स्टीम पावर्स? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है बच्चों। और जिस तरह से समझा रहे हैं, जो पॉइंट्स लिखा, अगर आपने लिख दिया, उसको डिटेल्स कर दिया, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं नहीं जाएगा। एग्जामिनर्स आपको पूरा नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर भी बुक को ही देख करके, बच्चों की व्यूज को देख करके, कंटेंट को देख कर ही नंबर देते हैं। इसलिए कंटेंट पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब पहली चीज बताइए, प्लेंटी ऑफ लेबर्स, लेबर बहुत है बच्चों। और लेबर आते कहां से हैं? कंट्री साइड से। तो कंट्री साइड से इट मींस देहात क्षेत्र से अर्बन क्षेत्रों में तमाम लेबर वर्क की तलाश में आए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फैक्ट्री इंडस्ट्री का समय है, हम यहां वर्क कर लेंगे। तो केवल इंडस्ट्री फैक्ट्री के लिए नहीं, इस समय वर्क और भी है शहर में, जिसके वजह से लेबर्स आते हैं। पहला चीज तो यह कि प्लेंटी ऑफ लेबर्स विलिंग टू वर्क ऑफ लो वेजेस आल्सो, कम मजदूरी पर भी मजदूर कार्य करने को मिल जाते हैं। कारण क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऐसी परिस्थितियों में किसी से किसी दूसरे मजदूर की कीमत कम हो सकती है। तो प्राय उद्योगपति जो काम लेते हैं, जो मजदूरी बेस्ड उद्योग होता है, वो सोचते सस्ता से सस्ता मजदूर मिले। अब तमाम टाउन मजदूरों से भर गया है। कहीं सड़क के नीचे, कहीं हॉल में सो रहे हैं, तो कहीं कुछ सो रहे हैं, सबको काम भी नहीं मिल जा रहा है। सब सोच रहे हैं काम भरपूर है शहर में, लेकिन क्या कोई भी उद्योगपति किसी को इसी तरह काम मिल जाएगा? नहीं। कोई किसी का रिलेटिव होना चाहिए, जान पहचान होना चाहिए, तभी कोई उद्योगपति अपने घर में रखता है। अरे 21वीं सदी के दौर में आप एक मीटिंग किसी को अपने घर में बगैर जान पहचान को नहीं बैठा सकते। कोई अपने बड़े उद्योगों में, अपने व्यवसाय में किसी को कैसे लगा देगा? अब मजदूर तेज सोच के चल रहे थे, गांव में कोई काम नहीं है, कोई बेरोजगारी का लेवल है, हम शहर की तरफ चलेंगे तो हमें अच्छा खासा काम मिलेगा, हम पैसा कमाएंगे, ये सोच करके यहाँ पर आते हैं। और काम क्या है ये भी समझिए। दूसरी पॉइंट आप देंगे, क्यों प्रीफर करते हैं कि जो सीजनल नेचर होते हैं वर्क के, जो प्राय फैक्ट्री में संभव नहीं है उस समय, बुक बाइंडिंग करना, गैस वर्कर्स, बुक की तमाम बाइंडिंग्स होते हैं, सीजनल वर्क होते हैं। मतलब एक सीजन के बाद वर्क नहीं होता है। सीजन में गैस वगैरह, जाड़े वाड़े में गैस की ज्यादा जरूरत होती थी, उसकी रिफिलिंग करने के लिए, बुक की बाइंडिंग करने के लिए। कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड,
कैटरिंग का काम क्रिसमस के समय में, क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री में उनका जो एक फेस्टिवल सबसे बड़ा होता है क्रिसमस, उस समय तमाम वर्क मिल जाते हैं। कहीं बुक की बाइंडिंग करना है, कहीं प्रिंटिंग करना है, कहीं क्रिसमस कार्ड बन रहे हैं। ये ऐसे तमाम काम है, होटल में, रेस्टोरेंट में, सब जगह काम होता है। लेकिन ये सब सीजनल है। ये जितने भी काम आप देख रहे हैं ये सब सीजनल है, और जब ये काम समाप्त हो जाता है तो बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट है मशीन रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मशीन उस समय के जो शुरुआती दौर में बने हैं, हमने आपको बताया था कि मैथ्यू मिल्टन ने प्रीवियस वीडियो में कि 321 जो उनके जो मशीन आधारित बड़े बड़े बने हैं और जिस पर उद्योग आधारित है, जैसे कॉटन के लिए 80 मशीन थे, सब कुछ था। लेकिन अभी पूरी तरह से डिमांड हर फील्ड में नहीं है, अब महंगा है काफी, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें अभी कंपटीशन नहीं है कि बहुत सारे इंजीनियर्स हों, स्किल्ड पर्सन्स हों, कैपिटलिस्ट हों, एक ही चीज की तमाम वैरायटी की इंजन या मशीन बना रहे हो और मार्केट में उसकी कंपटीशन हो जो खरीदने के लिए जाए। जैसे आज मोबाइल की तमाम कंपटीशन है, लेकिन हर प्रकार के मोबाइल मार्केट में है। अब नोकिया से लेके सैमसंग का, आप ओप्पो ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, रेडमी ले लीजिए, ये तमाम कंपटीशन हैं, प्रतियोगिताएं हैं। लेकिन इसके बीच में भी हर एक में कहीं सस्ता है तो कोई महंगा है तो कोई मिडिल क्लास का है, हर प्रकार का मिल जा रहा है। लेकिन उस दौर में ऐसा संभव नहीं था, तो मशीन काफी महंगे होते थे, लार्ज लेवल पर इन्वेस्टमेंट मांगता था। तो प्राय इंडस्ट्रियलिस्ट सीजनल वर्क को, सीजनल नेचर से संबंधित बिजनेस को प्रीफर करते थे, जिसमें उनको मजदूरी कम देनी पड़ती थी और वर्कर्स उनको मिल जाते थे। एंड देन मशीन प्रोडक्ट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स मान लीजिए, और प्रॉब्लम जो मशीन है वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट में एक जैसा ही प्रोडक्शन करता है। उस दौर में, मशीनों के उस दौर में, इस औद्योगिकीकरण के दौर में मशीन एक यूनिफॉर्म, एक कलर का, एक फॉर्मेट का प्रोडक्शन करता है, हर प्रकार का नहीं। तो इस, जबकि वहां वैरायटी की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कारपेंटर से संबंधित, बढ़ई से संबंधित उद्योग है, लोहार से संबंधित उद्योग है। अब उसके लिए कई प्रकार के कुल्हाड़ी चाहिए, हथौड़े चाहिए, वर्नियर टाइप की चीजें चाहिए, कील ठोकने वाला, काटने वाला, एक्स चाहिए। तो ये हैमर्स कई वैरायटीज चाहिए, कहीं कील छोटा ठोकना है, कहीं बड़ा ठोकना है, कहीं वजनी हैमर्स चाहिए, कहीं छोटे हैमर्स चाहिए। ये फैक्ट्री नहीं बनाता था। अब देखिए 500 हैमर्स एट द टाइम एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्स मींस कुल्हाड़ी, ये फैक्ट्री में संभव नहीं था। ये एक तरह से स्किल्ड वर्कर ही बना सकता था, तो मजदूर इसको अपने हाथों से बनाते थे। अब मजदूर जब इसको अपने हाथों से बनाते, 500 टाइप के उस समय के हैमर्स, इट मींस हथौड़े होते थे, कुल्हाड़ियां होती थी, कोई शार्प चाहिए, कोई चौड़ा चाहिए, कोई पतला चाहिए, कोई छोटा चाहिए। तो उस तरह की फैक्ट्री में नहीं संभव था, इसलिए उद्योगपतियों को इनको प्रीफर देना पड़ता था, क्योंकि आबादी बढ़ रही थी, जरूरतें भी बढ़ रही थी और हर कोई दो पैसा बचाना चाहता। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता था कि वर्कर से काम हम जो ले रहे हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है कंपैरेटिवली टू स्टीम पावर के। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं, एक चीज और बताते हैं बच्चों, उस समय द एरिस्टोक्रेट्स एंड द बोर्गियोस प्रीफर्ड थिंग्स प्रोडक्ट्स बाय हैंड। एरिस्टोक्रेट्स और बोर्गियोस, इसका क्या मतलब है? जो कुलीन वर्ग के लोग होते, जो संभ्रांत परिवार से, जो राजशाही परिवार से बिलोंग करते हैं, जो क्लास 1 कह सकते हैं उस समय, जो कि नोबल क्लेर्जी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके लिए वर्ड आया है बोर्गीज, एरिस्टोक्रेट्स, कुलीन वर्ग, संभ्रांत वर्ग से धनी लोग हैं। ये लोग प्राय हाथों से बने हुए वस्तुओं को प्रीफर करते थे कंपैरेटिवली उस दौर के 18th सेंचुरी के या 19th सेंचुरी की शुरुआत के फैक्ट्री के बने हुए। इसलिए 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में कंट्री साइड से पीपल मूव करके अर्बन साइड्स में, टाउन में अपने व्यापार के लिए आते हैं।
यहाँ तक आई थिंक अब क्लियर हो गया। लेकिन क्या जो इंग्लैंड में मजदूर भरपूर मिल जाते थे वर्क करने के लिए, क्या ऐसा पूरे वेस्टर्न कंट्री में था? तो आपको जवाब मिलेगा। एक लाइन आपके एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में लिखा है कि कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, बहुत सारी कंट्रियों में लेबर की शॉर्टेज भी थी, जैसे अमेरिका की बात आ रही है। हाँ, तो कीन ऑन यूजिंग अमेरिका, अमेरिका अपने यूज के अनुसार फैक्ट्री में ही बना लेता था, इंडस्ट्री में ही बना लेता था, गुड्स को अपना मार्केट में देता था, क्योंकि उसके पास लेबर के शॉर्टेज होते थे। लेकिन विक्टोरिया कालीन इंग्लैंड में लेबर के शॉर्टेज नहीं थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्योंकि चैप्टर आपका इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में है और दूसरा इंडियन पर्सपेक्टिव में है कि जब इंडियन अंग्रेजों की कॉलोनी है तो वहां पर कैसे उद्योगों का विकास हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं ये सारे पॉइंट्स को, व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर हैंड लेबर ओवर स्टेट पावर, ये सारे पॉइंट्स देख लिया। इन कारणों से उद्योगपति लेबर को, वर्कर को प्रीफर करते थे। अब यहीं पर दूसरा पार्ट है इसका कि उस समय के लाइफ ऑफ द वर्कर्स, जो पीपल की लाइफ है वो कैसे इफेक्टिव होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ ऑफ द वर्कर्स एक पार्ट इसका है, उसको देखते हैं। अब देखिए, लाइफ ऑफ द वर्कर्स, आपको मैंने बताया था दो चीज। 19वीं सेंचुरी के पहले पिक्चर से बच्चों पहले समझिएगा, ये वर्कर्स जो मजदूर हैं ये एक तरह से विलेज साइड्स, इट मींस कंट्री साइड्स, कंट्री साइड मतलब देहात क्षेत्र, गांव से। वर्कर्स मूव या वर्कर्स migrates from country side to urban area। अर्बन एरिया में काम करने के लिए आ जाते थे बच्चों। सभी वर्कर्स को काम मिल जाए ये जरूरी नहीं था। इनका कोई रिलेटिव होगा, जान पहचान का यार दोस्त होगा तो इनको काम पर लगा देता था, नहीं तो और लोगों की जिंदगी फुटपाथ पर, सीवर के लाइंस के नीचे, गड्ढों में किसी तरह अपनी रातें गुजार लेते थे। या मजबूर हो जाते थे तो कम मजदूरी पर भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बुक बाइंडिंग का काम है, क्रिसमस के समय का वर्क है, या गैस वर्क है, पेंटिंग का वर्क है, जो भी मतलब सीजनल वर्क है, प्रिंटर्स वगैरह के काम, ये सब सीजनल वर्क करते हैं। इसके बाद वो खाली रहते हैं तो कहीं कहीं चले जाते हैं। दूसरी चीज, वेजेस इनकी कम होती थी और तभी काम कर लेते थे। एक समय 19वीं सेंचुरी में ऐसा आया कि थोड़ी सी वेजेस बढ़ी, लेकिन वेजेस वर्कर्स की, मींस लेबर की बढ़ी, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ गई। जैसे मान लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आप बिलोंग करते हो कंट्री साइड से, देहात से। आज मान लीजिए 21वीं सदी की ही बात कर लें, ये तो 19वीं सेंचुरी की बात है, 200 वर्षों पहले की पिक्चर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के डेट में आप अपने देहात क्षेत्र में जहां से बिलोंग करते हैं, वहां अगर आप कोई ऐसा जॉब करते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर करते हो या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया कमा लेते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में 3-4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, अब आपका घर नहीं चल पा रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो आप क्या करते हो, मूव करते हो अर्बन साइट्स में। अर्बन साइट्स में जॉब मिलता है, आप पढ़े लिखे हो, स्किल्ड हो, पता चलता है कि आपको एक प्राइवेट जॉब 50,000 का मिल गया। ध्यान से समझिएगा, 50,000 रुपया के लिए आप 10-15,000 का अपने गांव का काम छोड़ करके यहाँ आ जाते हो। लेकिन जैसे ही आते हो आपको पता चलता है कि यहाँ मेरे पास घर नहीं है, तो आप रेंट का मकान लेना चाहते हो, आप बनारस में चले जाओ, गोरखपुर में चले जाओ, और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिल्ली मुंबई की कल्पना मत करो कि 50,000 की इनकम में सर्वाइव कर पाओगे।
तो बनारस जैसे शहर में, गोरखपुर जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, इलाहाबाद जैसे शहर में, या इंदौर जैसे शहर में, या भोपाल जैसे शहर में, जबलपुर जैसे शहर में, ऐसे शहरों में आपको लगता है कि एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए 8-10 हजार रुपए कमरा मिलेगा, और गुड्स की कीमत भी बहुत महंगी है। खाने पीने की चीज सब कुछ खरीदना, वहाँ खेती के सामान मिल जाता था, यहाँ वो भी देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, हाउस का टैक्स देना, ये सब देख करके आपको लगता है 20-25 हजार रुपया तो हमारा इसी में चला जा रहा है। और कहीं फैमिली रख लिए हैं तो उसको मेंटेन करने में 15-20 हजार वो भी चला जा रहा है, तो 50 हजार रुपया तो हम किसी तरह अपनी जिंदगी सर्वाइव कर रहे हैं। गांव में रहने वाले अपने माँ बाप के लिए क्या भेजेंगे, आप समझ सकते हैं। तो आप सोचिए कि 19वीं सेंचुरी में जब गांव से मूव करके शहर की तरफ काम की तलाश में जो माइग्रेट किए थे पीपल्स, उनके सामने ये समस्या भी थी। और वो 19वीं सेंचुरी में बच्चों विक्टोरिया कालीन पीरियड्स में देखिए कि एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, नेपोलियन का युद्ध, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कि लास्ट में जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, वाटरलू के मैदान का युद्ध, उस समय गुड्स की कीमत बहुत बढ़ गई और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, प्राइसेस ऑफ गुड्स आर वेरी हाई, एक्चुअल वेजेज ऑफ करेंसी इज वेरी लो। जब गुड्स की कीमत ज्यादा बढ़ती है और उसके कंपैरिजन में करेंसी की वैल्यू घट जाए, आपकी मजदूरी मान लीजिए नेपोलियन युद्ध के समय, सपोज करिए कि नेपोलियनिक वार के पीरियड से 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में आपकी मजदूरी सपोज करिए उस समय 100 रुपीस थी, कुछ समय के लिए मजदूरी आपकी 150 हो गई। इस समय गुड्स की कीमत आप मान लीजिए जिसको 80 रुपया पे करते थे, 80 रुपीस पे करते थे, अब इसी गुड्स की कीमत आप 140 रुपीस पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन क्या हुआ, ये आपकी वेजेस है, सैलरी है, ये आपका क्या है, सैलरी है, एक गुड्स की प्राइस है, गुड्स की प्राइस। तो जो गुड्स के प्राइस इतनी तेजी से उछाल कर रहा है कि लगभग डबल, 80 से 140, आपकी मजदूरी में इतनी ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए बेरोजगार और बेरोजगार होने लगे। ऐसे परिस्थितियों में बेरोजगारों की संख्या 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक 35% से लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गई, और 10 से 15% तो हमेशा बेरोजगार होते थे, कभी उनका कोई रास्ता ही नहीं था। अब इसी के बाद एक चीज और समझिए कि मजदूरों की स्थिति, मतलब लाइफ ऑफ पीपल्स वाज वेरी वर्स्ट, was suffering from the miscellaneous type of problems at the time। एक और समस्या आई कि अब धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी के एंड में एक स्पाइनिंग जेनिंग मशीन आया, स्पाइनिंग जेनिंग मशीन। अब ये स्पाइनिंग जेनिंग मशीन 1764 में, ये मशीन का नाम है बच्चों, 1764 में इसका हर्स्ट ग्रिप्स साहब ने इसका आविष्कार किया, जेम्स हर्स्ट ग्रिप्स। अब जेम्स हर्स्ट ग्रिप्स ने स्पाइनिंग जेनिंग का आविष्कार किया। अब जैसे मान लीजिए एक वर्कर जो स्पाइंडल करके थ्रेड्स को, यार्न को, धागे को लपेटता था, अब एक मजदूर अच्छे से कर लेता है। जैसे आपने पहले वीडियो में देखा होगा, दूसरे वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार एक गॉडेस देवी को दिखाया है कि विंग्स पर मतलब पंख लगे, उसके नीचे विल है। अब उस विल में एक मान लीजिए कोई यहां पर थ्रेड्स को लपेटने के लिए लगे हैं। अब इस स्पाइनिंग जेनिंग में इस तरह के बहुत सारे लग गए। अब एक ही व्यक्ति इस कार्य को बहुत अच्छे से कर लेता है। एक व्यक्ति, अब इसमें इतने ज्यादा ब्लॉक्स हैं धागा लपेटने के लिए कि अब एक व्यक्ति सारे कई लोगों को काम कर लेता है। तो अगर मान लीजिए 10 व्यक्ति काम एक स्पाइनिंग जेनिंग कर रहा है तो बेरोजगार हो गए। महिलाएं तो रात के अंधेरे में
स्पाइनिंग जेनिंग को बच्चों बर्बाद की जाकर के उद्योगपतियों घरों से रात के सन्नाटे में कंबल डाल करके उसको ढक करके ले जा करके तोड़ फोड़ करके उसको खेतों में फेंक देते थे। बड़े उद्योगपति परेशान रहते थे कि हमारा मशीन कैसे खराब हो गया, क्योंकि वुमेन्स को लगता था कि इस स्पाइनिंग जेनी ने ही हमें अनएम्प्लॉयड किया, हमें बेरोजगार किया है, तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसको तोड़ फोड़ करके फेंक आओ। प्राय इसको ले जा करके तोड़ देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये विकास आगे की तरफ बढ़ चुका था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हो चुका था, फैक्ट्री सेटअप हो रहे थे, जो डिसेंट्रलाइज होकर के एक उद्योगपति अपने गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा था। अब चाहे वो मैनचेस्टर हो, चाहे लिवरपूल हो, चाहे लंकाशायर है, ये औद्योगिक नगर है इंग्लैंड के, अब हर जगह फैक्ट्री सेटअप हो रही। बच्चों 19वीं सेंचुरी तक की फीचर्स देखें, उसके लास्ट तक आते आते रेलवे के विकास ने, उद्योगों के विकास ने एक नया औद्योगिक वातावरण बना दिया, जिसमें उद्योग पूरी तरह से डेवलप हो गई, इंडस्ट्री डेवलप हो गई। ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने यहाँ तक अपने चौथे वीडियो में पढ़ा कि क्या इसकी नीड्स थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का वह पीरियड पढ़ेंगे जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज के अंडर में इंडिया थी, इंडिया उसकी कॉलोनी थी। अब उसके विषय में बात करेंगे। यहाँ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चों, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और आपसे एक निवेदन है कि आपकी कोई भी कमेंट्स हो, कोई डाउट्स हो, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप डालिए, उसका जवाब आपको हमेशा मिलेगा। थैंक्स वंस अगेन।